हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अली अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग बी आर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट। ओके, क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए अनाउंसमेंट है कि वो मेरा रेफरल कोड जो कि है अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है होली की वजह से फिलर फॉर्म के सारे कोर्सेज पे। तो जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं वो इस अवसर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिनसे उनको 30% का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। गुड आफ्टरनून। और ये रेफरल कोड जो है अलीम10 ये एप्लीकेबल है ऑल कोर्सेज के लिए। तो फिलर फॉर्म के जितने कोर्सेज हैं, अगर आप बाई करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो भी हैं वो लेना चाहते हैं, तो आप ये रेफरल कोड उनको दे सकते हैं। हमारी जो डेली क्लासेस होती हैं वो 3 PM पे होती हैं। इन केस 3 PM पे अगर कोई क्लास नहीं हो पाती है तो ये 8 PM पे होती है। डेली क्लासेस 3 PM पे होती हैं। इन केस 3 PM पे नहीं हो पाएंगी तो 8 PM पे क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बी आर अम्बेडकर, सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे हम लोग। भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये बी आर अम्बेडकर का पूरा फुल फॉर्म है। भीमराव रामजी अम्बेडकर was an Indian jurist, economist, social reformer and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constituent Assembly debates. सो बी आर अम्बेडकर क्या थे? एक इंडियन जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे एंड पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने एक कमेटी को लीड किया था, हेड किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक, सो भीमराव रामजी अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुज विद्वता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था। बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14। हाँ, कल का टॉपिक एंड हो गया था। ठीक, बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891, डॉक्टर अम्बेडकर नगर। ठीक, अब उनकी जो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956, दिल्ली। ठीक, पेरेंट्स, स्पाउस, इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इनकी एजुकेशन थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। ठीक, तो ये सारी डिटेल थी बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे। तो सबसे पहले कास्ट आता है। कास्ट के बारे में बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? जाति के बारे में तो मैं पहले बता दूं कि जाति के लिए के अगेंस्ट थे बी आर अम्बेडकर। ठीक, कास्ट सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगैमी ओवर एक्सोगैमी। इन्होंने कहा है कि कास्ट क्या है? सुपर इम्पोजिशन है एंडोगैमी ओवर एक्सोगैमी।
एक्सोगैमी पर एंडोगैमी का पूरा प्रभाव है, उसी को हम कास्ट कहते हैं। यानी कि कास्ट में आप ये कह सकते हैं कि इसमें एंडोगैमी का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु सेड दैट कास्ट सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगैमी ओवर एक्सोगैमी। बहिर्विवाह पर सगोत्र विवाह का जाति अधिरोपण। ठीक, जाति क्या है? बहिर्विवाह पर सगोत्र विवाह का अधिरोपण है। ठीक, जाति क्या है? बहिर्विवाह पर सगोत्र विवाह का अधिरोपण है। कास्ट सिस्टम एज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो लोग ये मानते थे कि कास्ट सिस्टम क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन बी आर अम्बेडकर ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। ठीक, ये लेबर को नहीं डिवाइड करता है बल्कि लेबरर्स को डिवाइड करता है। ठीक, सो कास्ट सिस्टम एज डिवीजन ऑफ लेबरर्स, मजदूरों के विभाजन के रूप में जाति व्यवस्था को देखा है बी आर अम्बेडकर ने। और ये कहते हैं कि ये क्या है? जाति व्यवस्था क्या है? मजदूरों का विभाजन करता है, ना कि काम का विभाजन करता है। लोग अभी तक ये मानते थे कि जो जाति है वो अलग अलग कामों का विभाजन करता है, लेकिन बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि ये मजदूरों का विभाजन करता है, मजदूरी का या ये काम का विभाजन नहीं करता है। ठीक, श्रम का विभाजन नहीं करता है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात कौन करता है? तो ये बी आर अम्बेडकर करते हैं। बहुत डिटेल में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, वर्गीकृत असमानता के बारे में कौन बात करता है? तो बी आर अम्बेडकर वर्गीकृत असमानता के बारे में बात करते हैं। इन द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, अब ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी क्या होती है? सो जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम होता है, there is no such class and completely unprivileged. ठीक, there is no such class as completely unprivileged, यानी कि कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती जो पूरी तरीके से अनप्रिविलेज्ड हो, पूरी तरीके से उसको कोई भी प्रिविलेज ना दी गई हो, except the one which is at the base of the social pyramid. ठीक, सिर्फ वो क्लास जो है कंप्लीटली अनप्रिविलेज्ड है जो जो सोशल पिरामिड है उसके बेस में है। ठीक, तो बेस में, सोशल पिरामिड के बेस में कौन है? दलित है। ठीक, डिप्रेस्ड क्लास है। ठीक, तो ये कहते हैं कि कोई भी क्लास ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से अनप्रिविलेज्ड है, बल्कि जो पिरामिड में सबसे बेस पे आते हैं वो सिर्फ अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनमें दलित आते हैं, डिप्रेस्ड क्लास आते हैं। ठीक, तो इसी को बी आर अम्बेडकर ने कहा है ग्रेडेड इनइक्वालिटी। वर्गीकृत असमानता, श्रेणीबद्ध असमानता कह सकते हैं इसको। श्रेणीबद्ध असमानता की प्रणाली में सामाजिक पिरामिड के आधार पर मौजूद वर्ग को छोड़कर कोई कोई भी वर्ग नहीं है जो पूरी तरह से वंचित होता है। ठीक, सो श्रेणीबद्ध असमानता में बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो पूरी तरीके से वंचित होता हो। सिर्फ एक ऐसा वर्ग है जो पिरामिड, सामाजिक पिरामिड के आधार पर होता है, उसके बेस पर होता है। ठीक, वही सिर्फ जो है क्या है? पूरी तरीके से वंचित है। बाकी कोई भी वर्ग समाज में ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से वंचित है। ठीक, इवन द प्रिविलेजेस आर ग्रेडेड, प्रिविलेजेस को भी ग्रेडेड किया गया, यानी उनकी भी रैंक बनाई गई है। क्षत्रिय भी प्रिविलेज्ड है, ब्राह्मण भी प्रिविलेज्ड है, वैश्या भी प्रिविलेज्ड है, लेकिन इनके भी ग्रेड बनाए गए हैं। सबसे ऊपर क्या होगा? ब्राह्मण होगा, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्या होंगे। ठीक, सो कहते हैं कि जो प्रिविलेजेस हैं उनमें भी ग्रेड बनाए गए एंड ईच क्लास इज प्रिविलेज, और हर क्लास जो है वो प्रिविलेज होता है ओवर अदर क्लास। एवरी क्लास इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम, और हर क्लास जो है सोशल सिस्टम को मेंटेन करने में इंटरेस्ट रखता है। यहाँ तक कि विशेष अधिकारों को भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, जो विशेष अधिकार वाले वर्ग हैं उनको भी वर्गीकृत किया जाता है, और प्रत्येक वर्ग विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक, और प्रत्येक वर्ग जो है वो विशेष अधिकार प्राप्त करते हैं। हर वर्ग सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि रखता है, और जितने भी वर्ग होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि रखते हैं।
मौजूद वर्ग यानी कि जितनी भी क्लासेस अभी हैं, जितने भी वर्ग अभी पाए जाते हैं, वो सारे जो है मौजूद वर्ग में आते हैं। ठीक, उनको मौजूद मतलब जो अभी प्रेजेंट में है। ठीक, कास्ट डज नॉट अलाउ हिंदू एज कम्युनिटी, तो ये कोटेशन है बी आर अम्बेडकर की, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु सेड दैट कास्ट डज नॉट अलाउ हिंदू एज कम्युनिटी, सो इट इज बी आर अम्बेडकर। जाति हिंदू को समुदाय के रूप में अनुमति नहीं देती है, यानी कि जाति की वजह से जो हिंदू है वो एक समुदाय नहीं बन पा रहा है। ठीक, जो हिंदू है वो एक समुदाय नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें जाति पाई जाती है। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर का यही मानना है कि इस वजह से ये समुदाय नहीं बन पा रहा है, इस वजह से ये कम्युनिटी नहीं बन पा रहा है। ठीक, पिछली स्लाइड है कि हाँ बताइए। आधार पर मौजूद वर्ग मतलब ये होता है कि यानी कि जो पिरामिड में सबसे नीचे पे, नीचे कौन है, डिप्रेस क्लास है, दलित वगैरह है, तो ये यहाँ पे मौजूद है ना, यानी कि यहाँ पे ये है, मौजूद है। ठीक, मौजूद है मतलब जो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट हो। ठीक, सो इसी को कहा जाता है मौजूद वर्ग, यानी कि पिरामिड सोच सामाजिक पिरामिड के आधार पर जो वर्ग मौजूद है वो सबसे ज्यादा वंचित वर्ग होता है। ठीक, समझ में आ गया। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को सबसे पहले मनुस्मृति को जलाया गया था, इसीलिए अब ये 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन करने का क्या, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं। यानी कि एक पिरामिड है, पिरामिड में सबसे ऊपर क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं। ठीक, क्षत्रिय, फिर उसके बाद आता है वैश्य, फिर शूद्रा। शूद्रा यानी कि सबसे नीचे आ रहे हैं, नीचे मतलब ही आधार होता है, बेस मतलब आधार होता है। ठीक, अब यहाँ पे आधार है, यानी कि ये कहते हैं बी आर अम्बेडकर ग्रेडेड इनइक्वलिटी में, यानी कि श्रेणीबद्ध असमानता में कहते हैं कि जो सामाजिक पिरामिड में सबसे नीचे वर्ग आ रहा है, सबसे नीचे वर्ग कौन आ रहा है, शूद्रा, यानी कि शूद्रा जो है सबसे ज्यादा वंचित, यानी कि पूरी तरीके से वंचित वर्ग है। बाकी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से वंचित होता हो। ठीक, अब समझ में आ गया। सो 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। ही वॉज अ चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद सबसे पहला लॉ मिनिस्टर कौन था, बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक, he said that constitutional remedies as heart and soul of Indian constitution। ठीक, ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा था, तो इट इज बी आर अम्बेडकर। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या क्या चीजें आती है, आर्टिकल 226 अलॉन्ग विद आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी सिटीजन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज which includes equality before the law and equal protection of law. This right is often exercised by
filing a writ petition in high courts and the Supreme Court of India. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, ये सारी रेमेडीज हैं, यानी कि जो इक्वलिटी की बात करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, यही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 ये सारी चीजें कवर करता है। इसी को इन्होंने कहा है कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचार भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में है, यानी कि जो संवैधानिक उपचार है, यानी कि जो संविधान सबको ये अधिकार देता है कि कानून के समझ सब बराबर हैं, ठीक, ये अधिकार जो है संवैधानिक उपचार में आता है। उसी को बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है, ठीक, तो ये भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है। ठीक, समझ में आ गया क्या होता है? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था बी आर अम्बेडकर ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था बी आर अम्बेडकर ने। सेपरेटली क्या है मतलब? Dr. B.R. Ambedkar established the All India Depressed Class Association to make sure that fair representation was given to the scheduled caste in the decision-making bodies of India. ठीक, सो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन क्यों बनाया गया था? बी आर अम्बेडकर के जरिए। नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं पूछे जाते। आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, ये कोटेशन जो है, जो बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है, यही जनरली क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक, सो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया है बी आर अम्बेडकर ने। ठीक, बी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था। किस लिए बनाया था? ताकि ये देख सकें कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, यानी कि डिप्रेस्ड क्लास जो लोग हैं, उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग बॉडी में फेयर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं। दिस एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में बना था। ठीक, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ किसने बनाया था? बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर ने ये सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जातियों का को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी कि ये जांचने के लिए इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बनाया था कि क्या जो भारतीय निर्णय के निकाय हैं, उन निकायों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसी की जांच करने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ बनाया था। और ये इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। इस संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। ठीक, भारतीय बुद्धा महासभा, भारतीय बुद्धा महासभा ये भी बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। भारतीय बौद्ध महासभा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नोन एज भारतीय बुद्धा महासभा इज ए नेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये नेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। भारत का बौद्ध समाज, जिसे भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जाना जाता है, तो भारत का जो बौद्ध सभा है, जिसे भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जाना जाता है, भारत में एक राष्ट्रीय बौद्ध संगठन है। तो भारत में क्या है? एक राष्ट्रीय बौद्ध संगठन है। ठीक, इट वाज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर, इसको भी बी आर अम्बेडकर ने बनाया था ऑन 4 मई 1955, 4 मई 1955 में, इन मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 4 मई 1955 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में की थी। यानी कि इसकी भी स्थापना जो है भारतीय अखिल भारतीय बौद्ध समाज, क्या है? भारतीय बौद्ध महासभा, ठीक, भारतीय बुद्ध महासभा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं इसको। इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 4 मई 1955 को किया था। तो ये चीज आपको याद रखना है।
3 मंत्रा फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि 3 मंत्र हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी डिप्रेस्ड क्लास अपना एम्पावरमेंट कर सकता है। ये मंत्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसकी क्रोनोलॉजी भी याद रखना है। ठीक, आपको इसकी क्रोनोलॉजी भी याद रखना है कि सबसे पहले क्या चीज आती है, फिर उसके बाद क्या चीज आती है, फिर उसके बाद क्या चीज आती है। तो 3 मंत्रा जो बी आर अम्बेडकर ने बताया था डिप्रेस्ड क्लास के एम्पावरमेंट के लिए, वो है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। यानी कि सबसे पहले एजुकेट, फिर एजिटेट, फिर ऑर्गेनाइज। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले किसकी बात किया था उन्होंने, फिर उसके बाद किसकी बात किया था, फिर उसके बाद किया था। सबसे पहले शिक्षा, फिर आंदोलन, फिर आयोजन की बात किया है। वंचित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए 3 मंत्र दिया है बी आर अम्बेडकर ने। वो 3 मंत्र क्या है? शिक्षा, आंदोलन और आयोजन। ठीक, शिक्षित होना, आंदोलन करना, उसके बाद आयोजन करना। तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना है, फिर आप आंदोलन करना है आपको, फिर आपका आयोजन करना है। ठीक, अनटचेबिलिटी के बारे में क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर? अस्पृश्यता या छुआछूत के बारे में क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर? अनटचेबिलिटी इज नॉट अ सिंपल मैटर। ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी एक सिंपल मैटर नहीं है। अम्बेडकर सेड इन स्पीच इन 1927, एक स्पीच में अम्बेडकर ने कहा था कि अनटचेबिलिटी इज नॉट अ सिंपल मैटर, एक सिंपल मैटर नहीं है जिसको आप ऐसे ही बयां कर सकते। ठीक, छुआछूत एक साधारण मामला नहीं है। अम्बेडकर ने 1927 में एक भाषण में कहा था कि जो छुआछूत है वो एक साधारण मामला नहीं है। ठीक, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। इट इज द मदर ऑफ ऑल आवर प्रॉपर्टी एंड लोलीनेस, एंड इट हैज ब्रॉट पॉवर्टी एंड लोलीनेस, एंड इट हैज ब्रॉट अस टू द एब्जेक्ट स्टेट वी आर इन टुडे। यानी कि ये जो अनटचेबिलिटी है, इसी की वजह से ये कहते हैं कि जो डिप्रेस क्लास है उसकी पॉवर्टी का जिम्मेदार अनटचेबिलिटी है, उसकी लोलीनेस का जिम्मेदार अनटचेबिलिटी है, और जो ये एब्जेक्ट स्टेट में पहुंच चुका है, यानी कि बहुत खराब कंडीशन में, जिसको कहते हैं कि बहुत देख के जिसको दया आने लगे। ठीक, ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे हैं? ये अनटचेबिलिटी की वजह से। द इनइक्वालिटी इनहेरेंट इन द 4 कास्ट, और ये कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो चारों कास्ट में इनहेरेंट है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में जो है इनइक्वालिटी भरी पड़ी है। सिस्टम मस्ट बी रूटेड आउट, और ये जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, वो खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, उन्होंने कहा कि ये हमारी सभी गरीबी और नीचता की जननी है। यानी कि जो छुआछूत है वो एक साधारण मामला नहीं है, बल्कि हमारी जो भी गरीबी है और जो भी नीचता है, उसको जन्म भी इसी ने दिया है, यानी कि छुआछूत ने दिया है। और इससे हमें उस दयनीय स्थिति में ला दिया है, यानी कि हमें ये दयनीय स्थिति में ला दिया। छुआछूत की वजह से जो डिप्रेस क्लास लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, वो एक दयनीय स्थिति में आ चुके हैं, जिनमें हम आज हैं। 4 जाति व्यवस्था में निहित असमानता को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो चारों जाति व्यवस्था में निहित असमानता है, उसको जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, उसको जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। ही वॉज प्रोग्रेसिव रेडिकल कंजर्वेटिव। ठीक, तो ये क्या थे? प्रोग्रेसिव रेडिकल कंजर्वेटिव थे बी आर अम्बेडकर। वो प्रगतिशील कट्टरपंथी रूढ़िवादी थे। टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस की आइडिया के बारे में इन्होंने बात किया है। आल्दो सब सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन डेवी ने दिया था, लेकिन बी आर अम्बेडकर भी उसकी बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सामाजिक न्याय के विचार के बारे में बात किया है बी आर अम्बेडकर ने, जबकि सामाजिक न्याय किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डेवी ने के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल बी आर अम्बेडकर ने भी किया है। ट्राइब्स एज आदिवासी, इन्होंने ट्राइब्स को आदिवासी कहा है। ठीक, आदिवासी के रूप में जनजाति को देखा है बी आर अम्बेडकर ने। ठीक, आदिवासी कहा है ट्राइब्स को। ऑल्दो सबसे पहले जो ये वर्ड है आदिवासी, ये टी बप्पा ने यूज किया था। टी बप्पा ने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था आदिवासी का, लेकिन बी आर अम्बेडकर जो है, जो ट्राइब्स हैं उनको आदिवासी कहते हैं। ठीक, दलित ज्योतिबा फूले, दलित ज्योतिबा फूले, ये क्या है?
participated in meeting of दलित बहुजन समाज। दलित बहुजन समाज जो ज्योतिबा फुले ने बनाया था, ठीक उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बी आर अम्बेडकर ने। दलित बहुजन समाज जो ज्योतिबा फुले ने बनाया था, उसमें भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। He focused on struggle for freedom। उन्होंने ज्यादातर फोकस किस पे किया था? फ्रीडम के लिए स्ट्रगल पे ज्यादातर फोकस किया था। ठीक, उन्होंने स्वतंत्र के लिए संघर्ष का ध्यान केंद्रित किया था। दलित बहुजन समाज की बैठक में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने, ठीक, और उन्होंने स्वतंत्र के लिए संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया था, यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पर अपना सब सारा ध्यान केंद्रित कर लिया था उन्होंने। ठीक, शूद्रा एंड लोअर कास्ट के बारे में बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? अम्बेडकर मेक्स द कास्ट दैट शूद्रास वर क्षत्रियास who fell out with Brahmins and were thus excluded from Upanayana ceremony by Brahmin, and this resulted in degradation of status of Shudra. Later on, he quotes instances in the Puranas and Mahabharata documenting war between Sudras and Brahmin। तो ये कहते हैं कि अम्बेडकर मेक्स द केस दैट शूद्रास वर क्षत्रियास। ये कहते हैं शूद्रास क्या थे? क्षत्रिय थे। हु फेल आउट विद ब्राह्मण, जो है ब्राह्मण से नीचे आए हुए थे, जो ब्राह्मण से आए हुए थे। एंड वर दस एक्सक्लूडेड फ्रॉम उपन्याना, और ये जो है उपन्याना से इनको बाहर कर दिया गया था, उपन्याना सेरेमनी से, बाय ब्राह्मण ने इनको उपन्याना सेरेमनी से बाहर कर दिया था। and this resulted in degradation of status of Shudras later on, और इसी की वजह से शूद्रा का स्टेटस जो है बाद में घटता चला गया। He quotes instances in the Puranas and Mahabharata documenting war between Sudras and Brahmin। ठीक, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, उन्होंने कोट किया है कि बहुत सारे पुराणास हैं, महाभारत आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि शूद्र और ब्राह्मण के बीच में संघर्ष हुए हैं, लड़ाई हुई है, वार हुए। ठीक, शूद्र और निचली जाति के बारे में बी आर अम्बेडकर क्या बात करते हैं? तो अम्बेडकर ये मामला बताते हैं कि शूद्र क्षत्रिय थे। शूद्र क्या थे? पहले क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मणों के साथ अलग हो गए, यानी कि ब्राह्मणों के साथ पहले थे, उसके बाद अलग हो गए, और इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा उपनयन समारोह से बाहर कर दिया गया था। और इसी वजह से जो है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने ब्राह्मण समाज ने इनको उपनयन समारोह से बाहर कर दिया था, और इसके परिणाम स्वरूप बाद में शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई। तो इसी वजह से जो है इनकी शूद्रों की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आई। उन्होंने पुरुषों और महाभारत में समुदाय और ब्राह्मणों के बीच युद्ध के उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि महाभारत में और पुराण में किस तरह से ब्राह्मण और शूद्र के बीच में युद्ध हुए हैं, उन सब का हवाला दिया है। ब्रोकन मैन थ्योरी दिया है बी आर अम्बेडकर ने। ब्रोकन मैन थ्योरी, टूटे हुए पुरुष सिद्धांत। अम्बेडकर एड्स दैट द ब्रोकन मैन एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। ये कहते हैं कि जो ब्रोकन मैन है वो क्या करते हैं? बुद्धिज्म को ज्वाइन करते हैं, बुद्धिज्म को अपनाते हैं, विच प्रोनाउंस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो आपको ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की गारंटी देता है। ठीक, अम्बेडकर कहते हैं कि जो ब्रोकन मैन है, यानी कि जो टूटे हुए पुरुष है, वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म इस बात की गारंटी देता है, इस बात को प्रतिपादित करता है कि यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म में क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। ठीक, बौद्ध धर्म में क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। The settled people remained in Hinduism and accept the supremacy of Brahmin। जो settled people हैं वो हिंदुइज्म में रहते हैं और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं। This resulted in further widening the gulf between the broken men and the settled communities। और इसी वजह से जो broken men और settled communities हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे।
बसे हुए लोग हिंदू धर्म में बने हैं, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो स्थिर हैं वो हिंदू धर्म में बने रहे, ठीक। और ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार किया उन्होंने। इसके परिणाम स्वरूप टूटे हुए पुरुषों और बसे हुए समुदाय के बीच की गई खाई और चौड़ी हो गई, यानी कि जो पुरुष, हाँ, जो ब्राह्मण थे और शूद्र थे उनके बीच की जो खाई थी वो बहुत बड़ी होती चली गई, बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, ठीक। एनिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर? एनिलेशन मतलब किसी चीज को खत्म करना। एनिलेशन ऑफ कास्ट is an account of the belief that social reform has to take precedence over political and religious reform, providing instances of the tyranny practiced by upper caste Hindus on untouchable community of India। तो ये कहते हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट में कि सोशल रिफॉर्म हैज टू बी प्रेसिडेंस और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाना चाहिए? सोशल रिफॉर्म को दिया जाना चाहिए पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म के मुकाबले। प्रोवाइडिंग इंस्टेंसेस ऑफ द टायरनी प्रैक्टिस बाय अपर कास्ट, और ये भी बताया कि किस तरह से अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट यानी कि अनटचेबल कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है। इसी को उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में बताया है, रिलेशन ऑफ कास्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक। एनिलेशन ऑफ कास्ट के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें बताई गई। जाति का विनाश, एनिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति के विनाश में इस विश्वास का लेखा जोखा है कि सामाजिक सुधार को राजनीतिक और धार्मिक सुधार पर बरियत लेनी होगी, यानी कि ये मानते हैं कि जो सामाजिक सुधार है वो सुधार है वो राजनीतिक सुधार और धार्मिक सुधार से ऊपर होना चाहिए, उसका महत्व उससे अच्छा होना चाहिए। जो भारत के अछूत समुदाय पर उच्च जाति से हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचार के उदाहरण प्रदान करते हैं, और वो साथ में ये भी प्रदान करते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण जो है या उच्च जाति के लोग जो है निम्न जाति के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र को करते हैं, ठीक। He wrote the Annihilation of Caste for a 1936 meeting of a group of liberal Hindu caste reform in Lahore, ठीक। तो एक लिबरल हिंदू कास्ट रिफॉर्म का प्रोग्राम हो रहा था लाहौर में, वहीं पे स्पीच देने के लिए इन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था 1936 में। उन्होंने लाहौर में उदार हिंदू जाति सुधारक के एक समूह की 1936 की बैठक के लिए जाति का विनाश लिखा था, यानी कि जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है यानी कि जाति के विनाश का जो आर्टिकल है उन्होंने लाहौर में जाते वक्त, लाहौर में एक उदार हिंदू जाति सुधारक समारोह था, उसमें जाते वक्त ये चीजें लिखा था उन्होंने वहां पे बोलने के लिए, ठीक। आफ्टर रिव्यूइंग द स्पीच controversial nature, the organizer of the conference restrained Ambedkar's invitation, यानी कि rescinded Ambedkar's invitation, यानी कि जब उसको लगा, जो ऑर्गेनाइजर था उसको लगा कि बहुत ज्यादा स्पीच जो है कंट्रोवर्शियल है, तो उन्होंने अंबेडकर के इनविटेशन को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक। यानी कि पहले उनको बुलाया, फिर बोला ठीक है क्योंकि आपकी स्पीच बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है इसलिए आप इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते। भारत की विवादास्पद प्रकृति की समीक्षा करने के बाद सम्मेलन के आयोजकों ने अंबेडकर के नियंत्रण को रद्द कर दिया, यानी कि जो भारत में जो नेचर एक बन चुका था, किसका कंट्रोवर्शियल नेचर, विवादास्पद प्रकृति बन चुकी थी भारत की, ठीक। उसको देखते हुए जो भी आयोजक थे उन्होंने फैसला लिया कि अंबेडकर को निमंत्रित करना सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने उनके निमंत्रण को रद्द कर दिया था, ठीक। कॉल्ड विलेजेस एज सीजफुल ऑफ डिग्रेडेशन, ये कहते हैं कि विलेजेस क्या है? सीजफुल ऑफ डिग्रेडेशन है, करप्शन एंड वॉर्स, ठीक। यानी कि सारी चीजें जो है वो विलेजेस में होती हैं, डिग्रेडेशन, करप्शन एंड वॉर्स, ठीक। कास्ट called villages as the cesspool of degradation, corruption and wars, गांव को दरिद्रता, भ्रष्टाचार और उससे भी बदतर का गड्ढा कहा। उन्होंने कहा कि गांव एक गड्ढा है जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, दरिद्रता होती है और उससे भी बदतर चीजें होती, ठीक, उससे भी बदतर चीजें उसमें होती हैं।
महार मोमेंट जो वेंगर वेलंकर के जरिए चलाया गया था, वालंकर के जरिए चलाया गया था, ये उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था बी आर अम्बेडकर। ठीक, महार मूवमेंट जो है वो बी आर अम्बेडकर ने चलाया था, लेकिन महार मूवमेंट जो है वो वालंकर ने चलाया था, जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक, द महार मूवमेंट इज महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र was designed over the year with the ideology and program initiated by various leaders from time to time। यानी कि जो महार मूवमेंट चलाया गया था ये महाराष्ट्र में हुआ था। ये जो है जो अलग अलग लीडर्स थे उनकी आइडियोलॉजी को और उनके प्रोग्राम इनिशिएटिव्स को जो है एक साथ जोड़कर चलाया गया था। महार आंदोलन वालंकर ने चलाया था, इसमें हिस्सा लिया था बी आर अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में महार आंदोलन को समय समय पर विभिन्न नेताओं द्वारा शुरू की गई विचारधारा और कार्यक्रम के साथ डिजाइन किया गया था। यानी कि समय समय पर जो भी राजनेता है वो उसको अपने कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग उसको बनाते रहे। ठीक, और उसी का ये परिणाम है महार आंदोलन। Before Dr. Ambedkar's rise as an emancipator of untouchables, the Mahar tries to raise their social status within the Hindu region। तो महार क्या है? एक कम्युनिटी है जिनका स्टेटस बहुत लो होता था। तो जब अंबेडकर के एक इमेंसिपेटर होने के, अनटचेबल्स के लिए एक इमेंसिपेटर होने के पहले, इमेंसिपेटर किसको कहते हैं? जो किसी चीज से बचाता हो किसी को। यानी कि अनटचेबल को बचाने से पहले, अंबेडकर के अनटचेबल को बचाने से पहले महार अपनी स्थिति को, अपने स्टेटस को हाई करने की कोशिश में लगे थे विद इन द हिंदू रीजन। ठीक, अंबेडकर के अछूतों को के मुक्तिदाता के रूप में उदय से पहले, यानी कि अंबेडकर को अछूतों का मुक्तिदाता माना जाता है, और उनके उदय से पहले महार जो थे वो हिंदू धर्म के भीतर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, जो महार थे, महार कम्युनिटी के, महार समुदाय के लोग थे, वो हिंदू धर्म के भीतर ही रहकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, महार मूवमेंट ये बी आर अम्बेडकर ने चलाया था। महार सत्याग्रह या महार मूवमेंट कह सकते हैं, और चौदार टेल सत्याग्रह, या इसको चौदार टेल सत्याग्रह भी कहा जाता है, वह सत्याग्रह लीड बाय बी आर अम्बेडकर। एक सत्याग्रह थी जिसको बी आर अम्बेडकर ने लीड किया था on 20th March 1927 to allow untouchable to use water in a public tank। ठीक, ताकि अनटचेबल को अलाउ किया जाए कि पब्लिक टैंक से वो पानी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं इन महार, करंटली इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, सो महार एक जगह थी, वहां पे अनटचेबल्स को जो पब्लिक टैंक थे वहां से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। तो ये एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि उनको ये अनुमति देनी होगी। ठीक, ये महाड़ में हुआ था ये आंदोलन, जो अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, महाराष्ट्र, इंडिया। द डे 20th March इज ऑब्जर्व्ड एज सोशल एम्पावरमेंट डे इन इंडिया। ठीक, इसीलिए तब से जो है, क्योंकि ये 20 मार्च 1927 को हुआ था, इसीलिए तब से 20 मार्च को सोशल एम्पावरमेंट डे इन इंडिया मनाया जाता है। ठीक, सोशल एम्पावरमेंट डे इन इंडिया मनाया जाता है। महाड़ आंदोलन क्या है? महाड़ सत्याग्रह या चौदार टेल सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में एक सत्याग्रह था। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में 20 मार्च 1927 को ये सत्याग्रह चलाई गई थी, जिसमें अछूतों को महाड़, यानी कि जो वर्तमान में रायगढ़ जिले में है, महाड़ में एक सार्वजनिक टैंक था जिससे पानी लेने की अनुमति अछूतों को नहीं थी। तो वो अनुमति दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। ठीक, दिन 20 मार्च को जो है, उसी के दिन से जो है 20 मार्च को भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को भारत में सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, हिंदुइज्म के बारे में क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर? हिंदू धर्म के बारे में बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? अम्बेडकर कॉन्स्टेंटली questioned Hinduism and ideas of homogeneous Hindus। ठीक, सो अम्बेडकर जो है हिंदुइज्म को बहुत ही लगातार जो है उस पर सवाल उठाते हैं, और जो हिंदुइज्म की होमोजेनस कंडीशन है, होमोजेनस हिंदू को
की जो आइडिया है उसको भी ये क्वेश्चन करते हैं, उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। आर्ग्यूइंग दैट हिंदू सोसाइटी एज सच डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी जो है कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है, कि हिंदू सोसाइटी एज सच डज नॉट एग्जिस्ट। अंबेडकर ने लगातार हिंदू धर्म और सजातीय हिंदू के विचारों पर सवाल उठाया है, कि हिंदू धर्म पर सवाल उठाया है और हिंदू के जो सजातीय हिंदू विचार थे उस पर भी सवाल उठाया है, और ये तर्क दिया है कि हिंदू समाज इस रूप में अस्तित्व में नहीं है, ठीक, यानी कि हिंदू समाज किसी भी रूप में अस्तित्व में मौजूद नहीं। ठीक, every even though I was born in the Hindu religion, I will not die in the Hindu religion। बी आर अम्बेडकर का कहना था कि मैं हिंदू रिलीजन में पैदा तो हुआ लेकिन मैं हिंदू रिलीजन में मरूंगा नहीं। ठीक, तो ये कोटेशन थी बी आर अम्बेडकर की। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि हु सेड दैट इवन दो आई वाज बोर्न इन द हिंदू रिलीजन आई विल नॉट डाई इन द हिंदू रिलीजन। ठीक, भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ये बी आर अम्बेडकर का कोटेशन है, बी आर अम्बेडकर का लेख है। उन्होंने ये कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैं हिंदू धर्म में मरता हूँ कि नहीं। तो मैं अपनी चॉइस का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ठीक, बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं बी आर अम्बेडकर की। तो सबसे पहले आता है एनिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में पब्लिश हुई थी। इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स जो 1943 में पब्लिश हुई थी। द अनटचेबल्स हु आर दे 1946 में पब्लिश हुई थी। हु वर द शूद्राज 1946 में पब्लिश हुई थी। स्टेजेस एंड माइनॉरिटीज 1946 में पब्लिश हुई थी। अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मनु 1947 में पब्लिश हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग बी आर अम्बेडकर के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राधा कमल मुखर्जी के कॉन्सेप्ट। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आज ही की क्लास में हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। 2 मिनट में मैं आता हूँ। तो बी आर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राधा कमल मुखर्जी के कॉन्सेप्ट को। ठीक, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आज ही हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। कल से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। कल संडे है तो मंडे से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद जो जो भी यूनिट्स हैं उसमें 4 दिन 5 दिन ऐसे ही का टाइम लगेगा। नहीं, ज्यादातर बुक्स के ईयर नहीं पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे सिलेबस में जो शुरू के 10-12 थिंकर हैं उन्हीं के बुक के ईयर पूछे जाते हैं, और ईयर ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। ठीक, सो अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है, ईयर नहीं याद है, तब भी चल जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये पब्लिश हुई। ठीक, Radha Kamal Mukherjee, a leading thinker and social scientist of modern India, was professor of economic and sociology and vice chancellor of the University of Lucknow। तो राधा कमल मुखर्जी क्या थे? लीडिंग थिंकर थे एंड सोशल साइंटिस्ट थे मॉडर्न इंडिया के, प्रोफेसर थे इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी के लखनऊ यूनिवर्सिटी में,
और उसी के साथ साथ वाइस चांसलर भी रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। मुखर्जी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मुखर्जी ने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 दिसंबर 1889, मुर्शिदाबाद में इनका जन्म हुआ था। डाइड ऑन 24 अगस्त 1968, लखनऊ। बुक्स हैं द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, रीजनल सोशियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों बुक हैं जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्रोनोलॉजी मींस कौन सी बुक कौन सी ईयर में पब्लिश हुई, उसके बाद कौन से ईयर में कौन सी बुक पब्लिश हुई। क्रोनोलॉजी कहते हैं कि आप क्रम में लगाइए उसको। क्रम में मींस सबसे पहले जो पब्लिश हुई वो, उसके बाद जो पब्लिश हुई वो, फिर उसके बाद जो पब्लिश हुई वो, फिर उसके बाद जो पब्लिश हुई वो। इसी को कहा जाता है क्रोनोलॉजी, क्रम में लगाना उसको। सोशल इकोलॉजी, फाउंडर है सोशल इकोलॉजी के राधा कमल मुखर्जी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फाउंडर ऑफ सोशल इकोलॉजी, तो इट इज राधा कमल मुखर्जी। सामाजिक परिस्थिति के संस्थापक हैं, परिस्थितिकी के संस्थापक हैं राधा कमल मुखर्जी। फॉर हिम सोशल इकोलॉजी वाज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन इन विच अ नंबर ऑफ सोशल साइंसेस इंटरेक्टेड। यानी कि सोशल इकोलॉजी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है जिसमें नंबर ऑफ सोशल साइंसेज जो है एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, उसी को सोशल इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, जब बहुत सारी सोशल साइंसेज एक साथ मिलकर इंटरेक्ट करती हूँ आपस में, तो उसी को सोशल इकोलॉजी कहा है राधा कमल मुखर्जी ने। और सोशल इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी उसके फाउंडर है राधा कमल मुखर्जी। ठीक, उनके लिए सामाजिक परिस्थितिकी क्या है, एक जटिल सूत्रीकरण है। ठीक, सामाजिक परिस्थितिकी क्या है, एक जटिल सूत्रीकरण है जिसमें कई सामाजिक विज्ञान परस्पर क्रिया है, यानी कि जिसमें कई सामाजिक विज्ञान जिससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, द जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस एन इकोलॉजिकल जोन। ये कहते हैं कि जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर एक साथ काम करते हैं इकोलॉजिकल जोन को प्रोड्यूस करने के लिए। In its turn, ecology is conditioned by social, economic and political factor। ठीक, उनके बारे में उनके प्रति अगर देखा जाए कि इकोलॉजी क्या है, तो वो कहते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर से इकोलॉजी को कंडीशन किया जाता है, इकोलॉजी बनती है। उसी का नाम दिया इन्होंने सोशल इकोलॉजी। भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारकों से मिलकर एक पारिस्थितिक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। तो ये सभी जानते हैं कि भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारकों से मिलकर जो एक पारिस्थितिकी है उस क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। इसके बदले में पारिस्थितिकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों से वातानुकूलित होती है। ये राधा कमल मुखर्जी ने कहा है कि पारिस्थितिकी भूवैज्ञानिक, भौगोलिक और जैविक कारकों के साथ मिलकर बनती तो है, उसका निर्माण तो होता है, लेकिन उसका वातानुकूलन कैसे होता है वो उस पारिस्थितिकी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से होता है। ठीक, डिफॉरेस्टेशन हैज क्रिएटेड हैवॉक। ठीक, तो ये राधा कमल मुखर्जी ने कहा है कि डिफॉरेस्टेशन से हैवॉक क्रिएट हो गया है, वनों की कटाई से तबाही मचा दी है, यानी कि वनों की कटाई की वजह से तबाही मची पड़ी हुई है। ठीक, लॉन्ग बैक मुखर्जी cautioned his countrymen against it। बहुत पहले जो है मुखर्जी ने अपने देश के लोगों को इसके खिलाफ वार्निंग दी थी कि अगर ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही आएगी। ठीक, he strongly advocated for conservation of forest। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को ये ज्यादातर एडवोकेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये कहते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना जरूरी है। मुखर्जी ने बहुत पहले अपने देशवासियों को इसके प्रति आगाह किया था कि अगर वनों की कटाई की गई तो बहुत ज्यादा तबाही आएगी। उन्होंने वनों के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने कहा है कि वनों का संरक्षण करना जरूरी है और परिस्थिति में जो संतुलन है उसको बनाए रखना जरूरी है। और वो कैसे बना रह सकता है, जब वन की कटाई बहुत कम हो, यानी कि वनों की कटाई ना हो, तभी परिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशियोलॉजी,
ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। इन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशियोलॉजी यानी कि सोशियोलॉजी में इंटीग्रेटेड अप्रोच दिया था, जिसको ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राधा कमल मुखर्जी रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशियोलॉजी और ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक, समाजशास्त्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण ये किसने दिया था? ये राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। राधा कमल मुखर्जी emphasized interdisciplinary अप्रोच टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ को समझने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, ये राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। राधा कमल मुखर्जी ने जीवन को समझने के लिए अंततः विषय अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया, यानी कि ये विषय विषय अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया है जीवन को समझने के लिए, जीवन की जो भी चीजें हैं उनको समझने के लिए। तो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशियोलॉजी किसने दिया था? समाजशास्त्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण किसने दिया था? ठीक, मुखर्जी sought टू ब्रेक द बैरियर बिटवीन फिजिकल। मुखर्जी चाहते थे कि जो बैरियर है फिजिकल और फिजिकल साइंसेस में और साइंसेस रिलेटिंग टू पर्सन्स एस्पेक्ट, यानी कि जो सोशल साइंसेस, ठीक, पर्सन्स एस्पेक्ट से रिलेटेड जो साइंसेस हैं, जो फिजिकल साइंसेस हैं, दोनों के बीच में जो गैप है, जो बैरियर है, उसको खत्म करना चाहते थे। ठीक, मुखर्जी ने भौतिक विज्ञानों और व्यक्तियों के पहलुओं से संबंधित विज्ञानों यानी कि सामाजिक विज्ञानों के बीच की बाधाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। ही फोकस ऑन एडल्ट एजुकेशन, इन्होंने एडल्ट एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु फोकस्ड ऑन एडल्ट एजुकेशन? सो इट इज राधा कमल मुखर्जी। प्रौढ़ शिक्षा पर बल किसने दिया था? तो ये राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। एडल्ट सोशलाइजेशन डाल्टन पार्सन का है, एडल्ट एजुकेशन राधा कमल मुखर्जी का है। ठीक, रीजनल सोशियोलॉजी इन्होंने दिया था राधा कमल मुखर्जी ने। क्षेत्रीय समाजशास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है ये राधा कमल मुखर्जी ने दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। राधा कमल मुखर्जी इंटरेस्ट इन सोशल इकोलॉजी लीड हिम टू द स्टडी ऑफ रीजन इन इंडिया, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट था सोशल इकोलॉजी पे, उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट जगा कि वो इंडिया के अलग अलग रीजन की स्टडी करें और वहाँ की इकोलॉजी को देखें। He called this study as regional sociology, और इसको इन्होंने रीजनल सोशियोलॉजी का नाम दिया जब आप अलग अलग रीजन की स्टडी करते हैं। राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक परिस्थिति की जो रुचि थी, उस रुचि की वजह से उन्होंने चाहा कि हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करें, और इस अध्ययन को उन्होंने नाम दिया क्षेत्रीय समाजशास्त्र अध्ययन। ठीक, क्षेत्रीय समाजशास्त्र अध्ययन इन्होंने नाम दिया। ठीक, यानी कि क्षेत्रीय समाजशास्त्र नाम दिया इस अध्ययन का। According to Mukherjee, if the region in modern India were developed to the extent that they become self-sufficient, then India will benefit as a whole. यानी कि अगर मॉडर्न इंडिया में जो रीजन है, ठीक, अकॉर्डिंग टू मुखर्जी, इफ द रीजन इन मॉडर्न इंडिया वर डेवलप, जो भी रीजन है वो डेवलप कर जाए इतने एक्सटेंट तक कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, यानी कि जितने भी रीजन है वो इस लेवल पर डेवलप हो जाए कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो पूरी इंडिया का उसमें फायदा होगा। मुखर्जी के अनुसार यदि आधुनिक भारत में क्षेत्रों को इस हद तक विकसित कर दिया जाए कि वो आत्मनिर्भर बन जाए, तो भारत को समग्र रूप से लाभ होगा। ठीक, तो ये मुखर्जी ने कहा है कि अगर भारत के अलग अलग क्षेत्र जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएं। आत्मनिर्भर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे क्योंकि आजकल आत्मनिर्भर की बहुत बात होती है। ठीक, सो आत्मनिर्भर हो जाएं सारे क्षेत्र भारत के, तो भारत को इससे बहुत अधिक लाभ होगा। ठीक, ये मुखर्जी ने कहा। वैल्यूज के बारे में मुखर्जी क्या कहते हैं? मुखर्जी अंडरलाइन टू बेसिक पॉइंट्स इन रिलेशन टू वैल्यूज। इन्होंने दो बेसिक पॉइंट्स बताए हैं वैल्यूज के रिलेशन में। पहला क्या है? फर्स्टली, वैल्यूज आर नॉट लिमिटेड ओनली टू रिलीजन और इथिक। तो ये कहते हैं कि वैल्यू जो है वो सिर्फ रिलीजन और इथिक तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत सारे पहलू के हैं। ठीक, मुखर्जी ने मूल्यों के संबंध में दो बुनियादी बातों को रेखांकित किया है और कहा है कि सबसे पहले मूल ये समझना है कि मूल जो है केवल धर्म या नैतिकता तक ही सीमित नहीं है। ठीक,
इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड लॉ आल्सो गिव राइज टू वैल्यूज, यानी कि सिर्फ रिलीजन और एथिक ही वैल्यू को नहीं बनाते हैं, सिर्फ जो है धर्म ही मूल को, या सिर्फ धर्म या जो है नैतिकता ही जो है मूल्य को नहीं बनाते हैं, बल्कि जो अर्थशास्त्र है, राजनीति है और कानून है, वो भी मूल्य को जन्म देते हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड लॉ जो है वो भी वैल्यूज को जन्म देते हैं, वैल्यूज को राइज करते हैं। ठीक, तो सिर्फ धर्म से वैल्यू नहीं निकलती है, बल्कि इन सारी चीजों से भी निकलती है। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन नीड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू सोशल वैल्यूज। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नीड्स है उसको सोशल वैल्यूज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, एंड आर इंटरनलाइज इन द माइंड ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, और फिर उसको जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं उनके माइंड में वो इंटरनलाइज कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं उसको सामाजिक मूल्यों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यही सामाजिक मूल्य उस समाज के जो सदस्य हैं, ठीक, उनके मन में आंतरिक कर दिया जाता है। ठीक, तो उनके मन में वो आंतरिक कर दिया जाता है। According to Radha Kamal Mukherjee, values may defined as socially approved desires and goals that are internalized through the process of conditioning, learning and socialization. तो मुखर्जी कहते हैं वैल्यूज क्या है, अप्रूव्ड डिजायर है, सोशली अप्रूव्ड डिजायर है और गोल्स हैं जो इंटरनलाइज किए जाते हैं मेंबर ऑफ सोसाइटी के अंदर, उनके माइंड में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों को सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि मूल्य क्या है, सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छाएं या सामाजिक रूप से स्वीकृत लक्ष्य जो है वही मूल्य होते हैं, और इसको समाज के अलग अलग सदस्य के मन में आंतरिक किया जाता है, किसके जरिए, कंडीशनिंग के जरिए, सीखने के जरिए या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक किया जाता है। ठीक, पर्सनालिटी के बारे में क्या कहते हैं राधा कमल मुखर्जी व्यक्तित्व के बारे में, इन हिज बुक पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी इनकी बुक का भी नाम है। राधा कमल मुखर्जी व्यूज पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल एज एन एजेंट। तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या है, एक एजेंट है, हु टेक डिसीजन एंड मेक्स चॉइसेस, जो डिसीजन लेती है और चॉइसेस बनाती है, एंड सीक्स वैल्यूज फुलफिलमेंट। ठीक, और वैल्यू के फुलफिलमेंट की कोशिश करती है। ठीक, अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में राधा कमल मुखर्जी ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक एजेंट के रूप में देखते हैं, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक एजेंट के रूप में देखते हैं, और वो एजेंट क्या काम करता है, जो निर्णय लेता है और विकल्प बनाता है, जो क्या करता है, निर्णय लेता है और उससे रिलेटेड विकल्प बनाता है, और मूल पूर्ति की तलाश करता है, और मूल को पूरा करने की तलाश करता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता की बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी। He proposes that human civilization should be studied at 3 interrelated level। ये कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को 3 इंटररिलेटेड लेवल पर स्टडी किया जा सकता है। उनका प्रस्ताव है कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 परस्पर संबंधित स्तरों पर किया जा सकता है। तो पहला है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के जरिए आप ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन के जरिए, स्पिरिचुअल डायमेंशन के जरिए, जैविक विकास, सार्वभौमिकरण और आध्यात्मिक आयाम। ठीक, तो ये 3 तरीके हैं, 3 स्तर हैं जिनके जरिए आप मानव सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राधा कमल मुखर्जी। अब बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं इनकी। बुक्स थोड़ा ज्यादा है, ठीक, लेकिन जनरली आपको बहुत डीप में इसको याद नहीं करना है। 1-2 बुक ही पूछी जाती हैं इनकी, जैसे रीजनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पूछी जाती हैं, लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। फील्ड एंड फॉर्म्स ऑफ ऑथ, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे बुक, पूरी बुक याद नहीं करना है आपको, किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बुक है वो याद कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर चांस होते हैं उसी बुक से क्वेश्चन पूछने। तो द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916 में पब्लिश हुई, द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926 में पब्लिश हुई, रीजनल सोशियोलॉजी 1926 में पब्लिश हुई, द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया 1927 में पब्लिश हुई, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी 1928 में पब्लिश हुई, फील्ड एंड फॉर्म्स ऑफ ऑथ 1929 में पब्लिश हुई,
रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938 में पब्लिश हुई। ठीक। रेसेस लैंड एंड फूड 1946 में पब्लिश हुई। द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट्स 1948 में पब्लिश हुई। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 में पब्लिश हुई। द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेज 1960 में पब्लिश हुई। द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, तो डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन से आप ये याद रख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964 में पब्लिश हुई। ठीक। द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक। द वननेस ऑफ मैनकाइंड, द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन 1964 में पब्लिश हुई। द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965 में पब्लिश हुई। द वे ऑफ ह्यूमनिज्म ईस्ट एंड वेस्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। तो 1968 में पब्लिश हुई। सोशल साइंसेज एंड प्लानिंग इन इंडिया, एक बार क्वेश्चन इससे भी पूछा गया, 1970 में पब्लिश हुई। तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक है ये आप याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ठीक है, जाइए।